हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए फिर से आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड एकेडमी ऑफिशियल में आप सभी का वेलकम है। तो आइए आज के हम इस सेशन में आपके लिए बिहार बोर्ड मैथ यानी जो एनसीईआरटी मैथ कहिए या बीटीसी मैथ कहिए, दोनों सेम बुक है। जो हिंदी माध्यम का जो बुक है, हिंदी मीडियम का, उसी मैथ्स बुक का हम आज प्रश्नावली 1.1 यानी जो वास्तविक संख्याएं, आपका जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, उसका हम प्रश्नावली 1.1 के जितने सारे प्रमेय हैं यानी चैप्टर को हम सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करने के लिए जितने सारे प्रमेय हैं उस प्रमेय को जो जितने सारे इसमें, जैसे कि हमें यूक्लिड ज्ञान प्रमेय का पढ़ना है, हम उसके बारे में जानेंगे। तो जितने सारे प्रमेय हैं इस चैप्टर के लिए उस सभी प्रमेय को इस वीडियो में हम देखेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें और अपने घर पे बैठ के पढ़ते रहें। तो आइए आज हम कक्षा 10वीं की गणित यानी जो प्रश्नावली 1.1 है उससे जुड़ी सारी प्रमेयिका को हम देखते हैं, यानी पहला चैप्टर जो आपका वास्तविक संख्याएं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे, सबसे पहले जब आप मैथ उल्टाएंगे वास्तविक संख्या और पहला चैप्टर उल्टाएंगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, यानी अंक गणित की आधारभूत प्रमेय क्या है। तो हम सबसे पहले इसी के बारे में जानते हैं कि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय है क्या, यानी जिसको हम कहते हैं द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, यानी अंक गणित की आधारभूत प्रमेय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है। तो इसमें लिखा गया है कि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय धनात्मक पूर्णांकों के गुणन से संबंधित है, यानी जो अंक गणित की आधारभूत प्रमेय है ये धनात्मक संख्याओं के गुणन से संबंधित है। याद रखिएगा, धनात्मक संख्याओं के गुणन से संबंधित है। यानी इसका कथन है, यानी इसका कथन स्टेटमेंट क्या है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय का, कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में अद्वितीय रूप में व्यक्त यानी गुणनखंडित किया जा सकता है। तो सबसे पहले हमने एक स्टेटमेंट क्या देखा, अगर आपसे कोई पूछे कि अंक गणित के आधारभूत प्रमेय क्या है, उसका कथन क्या है, उसका स्टेटमेंट क्या है, तो हम क्या कहेंगे कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त यानी गुणनखंडित किया जा सकता है। तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि भाज्य संख्या क्या है। पहली बात कि भाज्य संख्या क्या होता है, पहले उसके बारे में हम जानते हैं। तो देखिए भाज्य संख्या क्या है। भाज्य संख्या जिसको हम कंपोजिट नंबर इंग्लिश में कहते हैं, तो वैसी संख्या जिसके कम से कम 3 फैक्टर हो उसको हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है उसका नाम है 4, यानी 4 1 से भी कटेगा, 4 2 से भी कटेगा और 4 खुद से भी कटेगा। यानी आप कह सकते हैं कि भाज्य संख्या वो संख्या होता है जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी कटे। तो जैसे ये 4 था तो 4 1 से भी कट रहा है और स्वयं से यानी 4 से भी कट रहा है, इसके अलावा एक संख्या है 2 जिससे कट रहा है। यानी दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि एक ऐसी संख्या जिसके कम से कम 3 फैक्टर हो, यानी कम से कम 3 संख्या से वो कटे। तो 4 1 से कटता है, 4 2 से कटता है, 4 4 से कटता है, यानी इसके 3 फैक्टर हो गए। तो इसीलिए यह कि क्या है, भाज्य संख्या है। तो आपसे कोई भाज्य संख्या का अगर डेफिनेशन पूछे, परिभाषा पूछे, तो आप कह सकते हैं कि वह संख्या जिसके कम से कम 3 फैक्टर हो, या ऐसे दूसरे भाषा में कह सकते हैं आप कि ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी कटे उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो आई होप आप कंपोजिट नंबर को समझ चुके होंगे। तो कह रहा है स्टेटमेंट कि भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या क्या होता है, तो अभाज्य संख्या को हम इंग्लिश में प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर, याद रखिएगा। तो अभाज्य संख्या क्या होता है जरा इसके बारे में जानते हैं। तो अभाज्य संख्या वो संख्या होता है जिसके केवल 2 ही फैक्टर हो, यानी एक हो और दूसरा वो खुद हो। जैसे मैंने आपको कहा कि भाई 2 बताओ क्या है, तो 2 हम कहेंगे प्राइम संख्या है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। क्यों अभाज्य संख्या है? क्योंकि 2 1 से केवल कटेगा और 2 से कटेगा। 2 जो है सो केवल 1 से और 2 से, इसके अलावा किसी और संख्या से नहीं कटेगा। यानी इसके केवल 2 ही फैक्टर है और जिसके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं उस 2 फैक्टर में एक होता है शामिल और एक वो संख्या खुद होता है, तो वो अभाज्य संख्या होता है। ठीक है। तो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होता है वो 4 होता है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है वो 2 होता है। यानी याद रखिएगा
2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और यह एकमात्र ऐसा सम संख्या है जो अभाज्य संख्या, ये 2 एक सम संख्या है, तो 2 एकमात्र ऐसा सम संख्या है जो अभाज्य संख्या, याद रखिएगा 2 और 3 ये दोनों अभाज्य संख्या हो गया, और पहली जो भाज्य संख्या होता है वो होता है 4 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो आई होप आप भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या को पहचान समझ गए होंगे। तो स्टेटमेंट कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को यानी कंपोजिट नंबर को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में अद्वितीय रूप से व्यक्त किया जा सकता है। अद्वितीय मतलब यूनिक रूप से। जैसे मान लीजिए मैं एक भाज्य संख्या लेता हूँ, भाज्य संख्या मैं लेता हूँ 4, तो 4 को मैं क्या कर सकता हूँ, एक अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में मैं व्यक्त इसे कर सकता हूँ। यानी 4 को मैं जब गुणनखंडित करूंगा तो क्या होगा, 2 से लगेगा 2 to the 4, यानी 4 को हम लिख सकते हैं 2 into 2 लिख सकते हैं। यानी हम देख रहे हैं कि 4 में 4 को हमने 2 गुना 2 लिख दिया, यानी 4 एक था भाज्य संख्या था जिसको हम भाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में हमने व्यक्त कर दिया, यानी 2 गुना 2 मतलब। और ये जो आता है ये 2 गुना 2 ये यूनिक है, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। यूनिक मतलब अद्वितीय है। अद्वितीय रूप से मतलब जैसे मान लीजिए कि 6 है और 6 को मैं आपको कहूं अगर मैं 6 को कहूँ आपको करने के लिए, तो 6 के गुणनखंडन हम करेंगे तो 6 किस से कटेगा। देखिए हम कह सकते हैं कि ये 1 से भी कटेगा, फिर 2 से 3 मरतबे कटेगा, फिर जो है सो 1 2 3, यानी इसको हम लिख सकते हैं 6 को 1 into 2 into 3, ये हो गया। यानी 6 को हम 1 into 2 into 3 के रूप में हम इसको क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो आप देख रहे हैं यानी 6 को हमने क्या लिख दिया, 2 into क्या लिख दिया 3। तो यानी आप देख रहे हैं 6 को हमने, ये 6 था क्या, भाज्य संख्या था जिसको हम 2 into 3 के रूप में व्यक्त कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि 6 को हमने अब क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया। यानी किसी भी भाज्य संख्या को, किसी भी बड़े से बड़े भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और यह अद्वितीय होगा। अब कोई आदमी कहेगा कि नहीं 2 into 3 है तो इसको हम 3 into 3 लिख सकते हैं, तो इसको क्रम को मायने नहीं रखना, यानी 2 और 3 है चाहे 3 या 2 है, दोनों सेम चीज है, क्रम को मायने नहीं रखना है, तो ये अपने आप में क्या होता है, अद्वितीय होता है। मान लीजिए आपके पास 12 आ गया, तो 12 आ गया तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2 into 2 into 3, यानी ये अद्वितीय है। देखिए अब ये भी प्राइम नंबर हो गया, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, यानी ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, और ये क्या था, भाज्य संख्या। तो किसी भी भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय यही कहती है। क्या कहती है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, और यह गुणनफल के रूप में जो हम व्यक्त करेंगे ये अद्वितीय होगा, लेकिन उसके क्रम को मायने नहीं रखना है। मतलब ऐसा नहीं कि आप 2 into 3 तो कोई आदमी कह देगा 3 into 2 हुआ ना दूसरा, जी नहीं, सॉरी डिजिट तो वही है, अंक तो वही है, तो उसको मायने नहीं करना है, तो अद्वितीय होता है। यानी 6 को आप 2 into 3 के अलावा और किसी रूप में नहीं व्यक्त कर सकते। अगर आपके पास 16 आ गया तो आप इसे 2 into 2 into 2 into 2 और किसी भी रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। देखिए 16 था भाज्य संख्या, हमने इसे अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया। तो चलिए ये आई होप आपको अंकगणित के आधारभूत प्रमेय समझ में आया होगा। और देख लीजिए अंकगणित के आधारभूत प्रमेय जो है वो धनात्मक पूर्णांकों से संबंधित है। धनात्मक पूर्णांक के बारे में हम बात करते हैं और स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया। यहाँ पर सारी स्टेटमेंट लिखी हुई है, आप इसे आराम से क्या करेंगे, पढ़ लेंगे और समझ लेंगे और कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट जो हमारा पास है, प्रमेयिका क्या होता है, जरा इसके बारे में जानते हैं। तो प्रमेयिका देखिए क्या होता है, प्रमेयिका लेम्मा, जिसको हम लेम्मा बोलते हैं इंग्लिश में, प्रमेयिका के बारे में जानते हैं कि क्या होता है। लिखा हुआ है कि प्रमेयिका एक कथन है जिसका उपयोग अन्य कथन को सिद्ध करने में किया जाता है। यानी प्रमेयिका जो होता है एक तरीके से वो एक कथन होता है, एक स्टेटमेंट होता है, जिस प्रमेय को हम क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं, सिद्ध करते हैं। तो एक प्रमेयिका एक कथन होता है, कोई कथन होता है जिसका हम उपयोग करते हैं। जैसे आपने थेल्स प्रमेय पढ़ा, पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा। थेल्स प्रमेय का हम यूज करते हैं क्या करने के लिए, किसी दूसरे क्वेश्चन को बनाने के लिए, अन्य कथन को सॉल्व करने के लिए करते हैं। तो ये एक प्रमेयिका हुआ, यानी प्रमेयिका एक कथन है जिसका उपयोग अन्य कथन को सिद्ध करने में, यानी दूसरे कथन को प्रूफ करने में हम क्या करते हैं, सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। ठीक है, उपयोग करते हैं। तो चलिए ये भी आपको, आई होप कि आपको प्रमेयिका समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास आ रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, मोस्ट बीबीआई। यहाँ से हम बहुत सारे इस चैप्टर के बारे में जानेंगे और इस पे हमारा क्वेश्चन भी बनेगा। ये तो ये अपने आप में इसको याद है, ये मोस्ट बीबीआई कॉन्सेप्ट है आपके चैप्टर 1 के लिए, जिसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो देखिए हम इसके बारे में क्या क्या जानते हैं।
उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अभी जो मैंने ये कॉन्सेप्ट देखा था, ये आपने जो देखा था ये अंकगणित के आधारभूत प्रमेय, इसका हम यूज कहाँ कहाँ करेंगे, जरा मैं इसके बारे में आपको बता दूं कि इसका यूज हम कहाँ कहाँ करने वाले हैं। तो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय को हम दो जगह यूज करेंगे। एक तो जैसे कि √3, √5 ये सब जानते हैं आप क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। तो ये अपरिमेय संख्या है, यानी इरेशनल नंबर है। अपरिमेय संख्या को हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो ये इरेशनल है, इसी की यानी जैसे √3 है, √5 है, तो ये संख्या अपरिमेय संख्या, इसको सिद्ध करने में, हम प्रूफ करने में यानी साबित करने में हम अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करेंगे। यानी √3, √5 को कैसे यह अपरिमेय संख्या है इसको साबित करने में पहला यूज इसका आधारभूत अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का। दूसरा यूज इसका क्या है कि अगर कोई संख्या p/q के रूप का है जहां q = ≠0, मतलब नीचे में 0 नहीं होना चाहिए, अगर इस रूप का है तो हम बिना इसको डिवाइड किए, बिना भाग दिए, हम सिर्फ q को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे। यानी जो q रहेगा, जो इसका डिनोमिनेटर रहेगा, हर रहेगा, उसको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे। और वहां से हम ये बता सकते हैं कि जो p/q का जो रूप होगा, उसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा या अशांत होगा। यानी बिना डिवाइड किए हम बता सकते हैं कि p/q के रूप का जो प्रमेय संख्या है उसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। वो किसके आधार पर, तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के आधार पर। ठीक है, ये जो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय इसके आधार पर। तो इसका दो यूज हमने देखा कि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का हम प्रयोग आगे दो चीजों का करने वाले हैं। एक √3, √5, √7 अपरिमेय संख्या है, उसको साबित करने में प्रयोग करेंगे। दूसरा प्रयोग क्या करेंगे, कोई संख्या p/q के रूप में दिया हुआ है तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा, उसको भी हम यहां से निकाल सकते हैं अभाज्य गुणनखंड के माध्यम से, यानी अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से। ठीक है, तो ये दो यूज है। चलिए अब हम चलते हैं, हम जहां पहुंचे थे अपने कॉन्सेप्ट प्रमेय का हमने पढ़ लिया है। अब आते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये इस चैप्टर के लिए, तो आप अच्छे से समझेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है। आप देख सकते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, देखिए क्या है, a और b दो धनात्मक पूर्णांक दिए रहने पर, a और b दो धनात्मक पूर्णांक दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय और ऋणात्मक पूर्णांक मतलब पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि हम a को bq + r के फॉर्म में व्यक्त कर सकते हैं, जहां r का जो वैल्यू होगा वो याद रखिएगा 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। यानी जो r होगा आपका वो 0 से क्या होगा, या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, लेकिन b से क्या होगा, छोटा होगा। यहां पर लिखा हुआ है, आपसे समझ सकते हैं कि जहां q को हम क्या कहते हैं, भागफल मानते हैं, और r को हम क्या मानते हैं, रिमाइंडर मानते हैं। तो आप हमेशा जानते हैं कि जो, और इससे ये भाज्य है और ये b भाजक है, तो रिमाइंडर जो होता है वो हमेशा भाजक से क्या होता है, छोटा होता है। यानी a = bq + r जो है, तो इसमें हमने क्या कहा कि ये तो भाज्य है, ये भाजक है, और ये भागफल है, और ये r शेष है। तो शेष जो होता है वो हमेशा क्या होता है, भाजक से छोटा होता है, इसीलिए r का मान b से छोटा ही होगा, कभी बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, याद रखिएगा। और क्या क्या बातें हैं, यहाँ q या r शून्य भी हो सकते हैं, या तो q भी शून्य हो सकता है या r भी शून्य हो सकता है। q और r शून्य हो सकता है, दोनों में से कोई एक शून्य, एक बार में कोई दोनों शून्य नहीं हो सकता, कोई एक शून्य हो सकता है। ठीक है, या तो q शून्य हो सकता है या r शून्य हो सकता है, या नहीं भी शून्य हो सकता है। ठीक है, और दूसरी बात और है कि q और r यहाँ पर मुझे स्मॉल q लिखना चाहिए था, स्मॉल q और r अद्वितीय है। यानी q और r की जो वैल्यू यहाँ पर आएगी वो क्या होगी, अद्वितीय होगी, यूनिक होगी। अद्वितीय मतलब कि उसके जैसा दूसरा नहीं होगा, जो आएगा वो अद्वितीय होगा, यानी कोई दूसरा वैल्यू उसका नहीं हो सकता, वो निश्चित होगा, अद्वितीय होगा। तो एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है कि a और b अगर दो धनात्मक पूर्णांक दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय और ऋणात्मक पूर्णांक q और r विद्यमान होता है, यानी q और r हम ज्ञात कर सकते हैं, जहां a = bq + r होगा और r की वैल्यू होगी वो 0 से बड़ा या बराबर होगा। 0 हो सकता है r का मान 0 हो सकता है या 0 से बड़ा होगा, लेकिन b से छोटा ही होगा, क्योंकि r शेष है और b भाजक है, और हम जानते हैं कि भाग देने वाली संख्या से शेष हमेशा
छोटा होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और Q या R शून्य भी हो सकते हैं। अब इसको जरा हम थोड़ा सा डिटेल्स में समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए हम इस स्लाइड में, जो हमारा पूरा खाली स्लाइड है, हम इसमें समझते हैं कि कैसे हम इसका यूज करेंगे। देख लीजिए, मान लीजिए कि हमारे पास एक क्वेश्चन है 17 और 6 है, 17 और 6 है, और इसमें मुझे यूज करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो कैसे हम इसका यूज करेंगे? तो देखिए, अगर मैं यहाँ पर 17 लिखता हूँ और 6 इंटू, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 6 से इसको डिवाइड करेंगे, हम यहाँ पे डिवाइड करके चेक कर सकते हैं 17 को। 6 टू जा क्या होगा, 12 होगा, और 6 टू जा 12 होगा, तो यहाँ पर 5 क्या बच जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा। हम देख रहे हैं कि शेष हमारा किससे छोटा हो गया, 6 से छोटा हो गया हमारा शेष। तो अगर छोटा हो गया तो हम बस यही हमारा काम कर सकते हैं, 6 इंटू 2 कर सकते हैं, और प्लस क्या कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं। यानी 17 को हम यहाँ पर मान लीजिए ये A का वैल्यू था, और ये 6 जो था वो B का वैल्यू था। तो जो A था, A 17, उसको हम क्या कर दिए, BQ प्लस R के फॉर्म में चेंज कर दिए, जहाँ Q की वैल्यू कितनी आई, 2, और R की वैल्यू कितनी आई है, 5। आप देख सकते हैं R की वैल्यू क्या आई, 5, और Q की वैल्यू कितनी आई है, 2, और A 17 था और B की वैल्यू 6 था। और हम देख रहे हैं कि R जो 5 आया है वो किससे छोटा है, B से छोटा है, यानी B का वैल्यू है 6 और R का मान है 5। तो ये R से, सॉरी, B से क्या है, छोटा। तो इस फॉर्म में व्यक्त कर सकते हैं। यानी हमारा जो क्वेश्चन था, हमारा क्वेश्चन था क्या, 17, क्वेश्चन था हमारा 17 और 6 को। तो 17 को हमने क्या कर दिया, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का के आधार पर हम इसको क्या कर दिया, 6 इंटू 2 प्लस 5 के फॉर्म में बदल दिया। यानी यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यानी किसी भी संख्या को हम, कोई संख्या A और B दो धनात्मक पूर्णांक है, तो A को हम BQ प्लस R के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, जिसको हमने यहाँ पर कर दिया। और जो ये Q का वैल्यू होगा, तो ये तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 है, ये 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, और R जो है, R वो हमेशा इससे छोटा होगा और छोटा है, ठीक है। अब देखिए दूसरा हम क्वेश्चन लेते हैं, इसी में समझते हैं। जैसे मुझे मान लीजिए मेरे पास संख्या मिल गया हमारा 5 और 12। अब इसमें मुझे लगाना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो यहाँ पर अगर 5 को मैं रखता हूं, तो आप समझेंगे कि 12 से 5 में कैसे भाग लगेगा। 12 से 5 में, अगर मुझे 12 से 5 में भाग लगाना है, कैसे लगाएंगे? तो हम 12 को क्या करेंगे, 0 मर्तबे लगा देंगे। यानी 12 को जब 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा, और हमारा शेष पूरा का पूरा क्या बच जाएगा, 5। सॉरी, यानी हम इसको क्या कर सकते हैं, 12 को हमने 0 से गुना किया और शेष हमारा क्या बच गया, 5। यानी 12 गुना 0 प्लस 5, इस फॉर्म में हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं A का मान हुआ 5, ये A का मान था, और ये B का मान था। B का मान हुआ 12, और ये हुआ 0 हुआ Q का मान, और R हुआ 5 का मान। तो 0 हुआ Q का मान, तो R का मान यहाँ पर 5 है, लेकिन B का मान 12 है। तो आप देख सकते हैं कि R का वैल्यू B से छोटा है, तो हम इस फॉर्म में व्यक्त कर सकते हैं। तो इसी तरीके से व्यक्त करना कहलाता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। एक और क्वेश्चन हम लेते हैं आपको समझाने के लिए। अगला हमारा क्वेश्चन है 20 इंटू 4। तो 20, अगर मुझे ये A का वैल्यू हो गया, ये B का। अब देखिए, तो मैं 20 को मैं क्या कर सकता हूं, 4 इंटू 5 कर सकता हूं, और प्लस 0 शेष बचेगा। आप डिवाइड करके यहाँ पर देखेंगे, अगर 4 से 20 को, तो 4 5 जा हो जाएगा 20, यानी 4 पंचे क्या हो जाएगा, 20, और यहाँ शेष बचेगा 0, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ 0 शेष बच गया, और ये A का वैल्यू है, ये B का वैल्यू है, ये Q का वैल्यू है, ये R का है। यानी BQ प्लस क्या है, R है। A इक्वल टू BQ प्लस क्या है, R। सबका वैल्यू हमें पता चल गया। यानी इस फॉर्म में हम इसको क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर। अब हमने यहाँ पर क्या क्या देखा, हमने पहली बार में देखा R की वैल्यू, एक R की वैल्यू यानी 0 भी आया है, और R की वैल्यू 0 से बड़ा भी आया है। हमने अभी नोटिस किया, देखिए यहाँ पर R का वैल्यू 0 आया, और इससे पहले जो मैंने किया था, तो R का वैल्यू 0 भी आया है, और R की वैल्यू 0 से बड़ा भी आया है। R की वैल्यू 0 से बड़ा भी आया है, लेकिन B से हमेशा क्या हुआ है, R की वैल्यू हमेशा क्या हुआ है, B से छोटा हुआ है। तो याद रखिएगा, R की वैल्यू हमेशा क्या हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, बराबर हो सकता है, लेकिन B से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। तो आई होप आपने इस कॉन्सेप्ट को समझा होगा। और इसके बाद अब हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट होगा, उसके बारे में जरा समझते हैं।
ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। उससे पहले जरा हम एल्गोरिथम देखते हैं क्या होता है। देखिए एल्गोरिथम को समझते हैं, इसके बारे में एल्गोरिथम क्या होता है आराम से इसको हम समझते हैं। एल्गोरिथम होता है कि एल्गोरिथम सुपरिभाषित, याद रखिएगा एल्गोरिथम जो होता है वो सुपरिभाषित, सॉरी एक मिनट थोड़ा सा लाइन टेढ़ा हो गया, हाँ, एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। याद रखिएगा एल्गोरिथम जो होता है वह एक सुपरिभाषित यानी स्टेप बाय स्टेप, चरण बाय चरण की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या यानी एक खास प्रकार की क्वेश्चन को, प्रॉब्लम को, समस्या को हल करने का यानी बनाने की एक प्रक्रिया या विधि देता है कि उस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, उसे हम एल्गोरिथम बोलते हैं। एल्गोरिथम शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है कि एल्गोरिथम शब्द 9वीं शताब्दी के एक फारसी गणितज्ञ अल ख्वारिज़मी के नाम से लिया गया है। ठीक है, इन्होंने इसका खोज किया होगा, बनाया होगा, तो उन्हीं के नाम से एल्गोरिथम शब्द लिया गया है। तो आई होप आपको एल्गोरिथम समझ में आया होगा। अब हम समझते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा बारीकी समझते हैं और इस पे आधारित हमको क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम इसके बारे में यहाँ पर समझेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन प्रमेय के आधार पर, यानी अभी हमने पढ़ा है, पीछे क्या पढ़ा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पढ़ा है, और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन प्रमेय के आधार पर, यानी अभी पीछे जो हमने प्रमेय का पढ़ा है उसी के आधार पर ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एल्गोरिथम काम करता है। यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ही उपयोग करके यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बना, और उसी यूक्लिड विभाजन प्रमेय के आधार पर ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम काम करने वाला है। और उसी प्रमेय का यूज करके दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF ज्ञात करने की एक तकनीक है। यानी कहने का मतलब हमें यह समझ में आ रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो हमने पहले पढ़ा है उसी के आधार पर, यानी A बराबर BQ प्लस R जो भी मैंने पहले पढ़ा है उसके आधार पर दो धनात्मक पूर्णांक का HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको बोलते हैं HCF ज्ञात करने का एक तकनीक है। यानी ये जो अभी मैंने पढ़ा था ए अगर बी है तो A बराबर BQ प्लस R, इस फॉर्म इसी को हम बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो इसी के आधार पर हम HCF निकालना सीखेंगे। तो इससे पहले भी मैंने HCF आप लोगों ने बचपन में बनाया होगा, लेकिन यहाँ कुछ अलग तरीका है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के आधार पर हम सीखने वाले हैं। और उसी के आधार पे और एक बात आप और याद रखिएगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम मतलब एक दूसरे के इतने सिमिलर है, इतने समान है कि स्टूडेंट्स को जनरली मतलब सामान्यतः उसको पता नहीं चलता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अलग अलग चीज है। ये स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं हो पाता है, तो मैं आपको क्लियर करता हूँ, ये समझाता हूँ, आप समझे जरा गौर से कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बस इतनी बात कहता है कि अगर दो धनात्मक पूर्णांक है तो उसमें से हम एक को A इक्वल टू BQ प्लस R के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, और उसके आधार पर 1 2 3 4 चरण का यूज करके यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम काम करेगा। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या करेगा, हमको एक HCF यानी मॉस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने का एक तरीका देगा। तो आइए हम उसका प्रयोग करके हम निकाल करके देखते हैं कि HCF हम कैसे निकाल पाते हैं या नहीं निकाल पाते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। यहां पर इसमें क्या करना है, हमको A बड़ा रखना है और B से हमको यहां पर डिवाइड करना है। ठीक है, हम A को बड़ा करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के केस में। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हम लेते हैं और आपको समझाते हैं। जैसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कैसे काम करता है हम उसी के बारे में आइए समझते हैं एक एक करके। ठीक है, चरण बाय चरण। ठीक है, और एक दो चरण हम बना लेंगे तो आपको बिल्कुल तरीके से क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन है 455। ठीक है, यहां पर हम लिखते हैं, सॉरी एक मिनट, हाँ देखिए 455 है। ठीक है, और 42। अब इसका मुझे निकालना है HCF विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है तो
है तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, लेकिन हम यूज किसका करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। ठीक है, किसका प्रयोग करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर यूक्लिड, याद रखिएगा हम यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, और इसी का यूज करेंगे तो क्या होता है कि जो बड़ी संख्या होता है उसको हम इधर लिखेंगे 455 लिखेंगे। ठीक, सॉरी एक मिनट, हम इससे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले लिखेंगे चरण 1, इसको कई चरण में हम बनाएंगे तो सबसे पहले हम चरण 1 लिखेंगे और लिखेंगे 455 इक्वल टू 42 इंटू, हम देख रहे हैं इसको कितना 10 बार जाएगा तो 420 हो जाएगा और हमारा जो है शेष बचेगा वो, आप चाहे तो यहाँ बगल में इसे डिवाइड भी अपने तरीका से कर सकते हैं कहीं साइड में बनाने के लिए। तो 42 को आप 10 मरतबे लगाएंगे, ये 1 मरतबे सबसे पहले लगाएंगे तो यह 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा और ये कैंसिल हो जाएगा, हम डिवाइड कर रहे हैं इसको और यहाँ पर बचेगा 5, एक अंक आया यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी हमने 455 को 42 को 10 मरतबे लगाया तो 420 आया और हमारा 35 शेष बच गया। जब तक ये 0 नहीं होगा तब तक हमारा HCF नहीं निकलेगा, याद रखिएगा, जब तक ये 0 नहीं होगा तब तक ये शेष नहीं आएगा, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, यानी HCF तब निकल जाएगा जब हमारा R जो ये रिमाइंडर जो आता है ये 0 हो जाएगा। देखिए अभी 0 नहीं आया अभी तक, तो हम क्या करेंगे, चरण फर्स्ट हमारा हो गया, यहाँ पर लिखेंगे चरण फर्स्ट। अब हम चलेंगे चरण सेकंड में, चरण सेकंड करने चलेंगे क्योंकि फर्स्ट चरण में हमारा R 0 नहीं आया है। अब फिर से हम क्या करेंगे, 42 जो यहाँ पर लिखा हुआ है उसको हम A की जगह रख देंगे 42 की जगह पर, और इक्वल टू में क्या करेंगे 42 इक्वल टू, अब करेंगे हम डिवाइड करेंगे इसको रिमाइंडर से 35 से, तो 35 से फिर हम इसको डिवाइड करेंगे अगर, तो आप चाहे तो यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं बगल में, आप कॉपी में भी अगर आप क्वेश्चन बनाते हैं तो आप डिवाइड कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैं इसको हटा देता हूँ, मैं फिर से एक बार वहां पर डिवाइड करता हूँ, आइए समझते हैं। जैसे मान लीजिए हम 35 से डिवाइड कर रहे हैं किसको, तो 42 को, तो 42 को करेंगे 1 बार जाएगा 35, रिमाइंडर क्या, सॉरी 35 है तो क्या आएगा 7 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 35 इंटू 1 और रिमाइंडर हमारा क्या बच गया 7। देखिए अभी भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया, ये जब तक यहाँ पर 0 नहीं आएगा तब तक हमारा काम नहीं होगा। अब हम चलेंगे चरण 3 में, तो यही जो चरण बाय चरण, यानी हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज कर रहे हैं, लेकिन चरण बाय चरण जो हम क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसका नाम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ही इसका नाम बन जाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, अब देखिए तीसरा चरण में चलते हैं। तीसरा चरण में हम क्या करेंगे, फिर से हमारा यहाँ पर जो 35 है इसको हम इस जगह पे रखेंगे और जो हमारा रिमाइंडर था उससे अब डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 इंटू 5 हो जाएगा, यानी 35 पूरा का पूरा कट जाएगा। आप देख सकते हैं, अगर आप डिवाइड करके भी चाहे तो क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं डिवाइड करके आपको दिखा देता हूँ, आप चाहे तो डिवाइड करके भी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे 35 को तो 7 5 जा 35 हो जाएगा और रिमाइंडर 0 बच जाएगा। तो 35 को मैंने लिखा 7 इंटू 5 और प्लस क्या लिख दिया 0, यानी अब हम देख रहे हैं कि रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया, रिमाइंडर हमारा क्या आ गया 0 आ गया। तो जब सी रिमाइंडर हमारा 0 आएगा तो यहाँ पर जो मौजूद होगा वही हमारा क्या होगा HCF होगा, यानी HCF हमारा क्या आ गया 7 आ गया, HCF इसका क्या आ गया 7 आ गया। ठीक है, तो HCF हमने फाइंड कर लिया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके हम कैसे दो संख्याओं का HCF निकाल रहे हैं। तो हम पहले HCF के बारे में थोड़ा जानते हैं, HCF क्या होता है। देखिए मैंने आपके लिए लिख करके रखा है, पहले से PPT बना के रखा है, तो आइए समझते हैं क्या ये कि HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF वह सबसे बड़ा पूर्णांक है जो इन दोनों पूर्णांकों को पूर्णतया विभाजित करे। कैसे समझेंगे, ऐसे समझेंगे। देखिए मान लीजिए कि मेरे पास 8 है और 12 है, मुझे इसका HCF निकाला है, तो हम इसका फैक्टर लिखेंगे। फैक्टर में आएगा इसका 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से कटेगा और 8 से कटेगा। और 12 को अगर करेंगे तो 12 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 12 से, यानी 12 के जो है सो
1 से लेके 12 तक 1 2 3 इतने सारे फैक्टर आ गए। ये सब 12 के फैक्टर है और ये 8 का फैक्टर है। हम देख रहे हैं कि ये 1 दोनों में है, 2 दोनों में है, 3 नहीं है दोनों में, 4 दोनों में है, 6 नहीं है दोनों में, 12 नहीं है, 8 नहीं है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन है जो दोनों में कॉमन है? वो 4 है। तो इसका मतलब 8 और 12 का HCF क्या हुआ? 4 हुआ। देखिए लिखा हुआ है हाईएस्ट, तो कॉमन, तो कॉमन और फैक्टर, तो 8 का भी फैक्टर 4 है, 12 का भी फैक्टर 4 है, और कॉमन मतलब जो दोनों का हो, तो दोनों में है 4, और हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा है। वैसे तो दोनों कॉमन, एक भी दोनों में है तो एक भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है क्योंकि 2 दोनों में है, लेकिन सबसे बड़ा कौन है जो दोनों में है? वो 4 है, जो दोनों में सबसे बड़ा है। तो 4 इसका क्या होगा? HCF होगा। इसलिए इसका नाम पड़ा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी अगर 2 संख्याओं का HCF निकालना है तो उसका जो सबसे हाईएस्ट फैक्टर होगा उसको हम क्या कहेंगे? उसका HCF कहेंगे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पे हम 1-2 क्वेश्चन आपको और सॉल्व करके दिखाते हैं ताकि आप उसे आराम से क्या कर सके, समझ सके, और उस क्वेश्चन को आप चाहे तो आराम से आप चैप्टर को भी बना सकते हैं। तो 1-2 एग्जाम्पल लेकर के हम आपको और समझाने का प्रयास करते हैं। जो छोटा छोटा क्वेश्चन है 1-2 स्टेप में हम चाहेंगे तो उसको क्या कर लेंगे? क्लियर कर लेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, हम लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, कोई जिसको हम आराम से क्या कर पाए, सॉल्व कर पाए। आप ही के बुक से कोई क्वेश्चन हम ले लेते हैं। तो क्वेश्चन, एक मिनट, ठीक है, चलिए, हाँ आ गया हमारे पास एक क्वेश्चन है। देखिए हमारे पास क्वेश्चन है 867 और 255 का HCF निकालना है। देखिए सॉरी, 1 मिनट, मैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पे चलता हूँ। हाँ ये एल्गोरिथम था, ये हम बनाए थे, क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, तो इसको हम यहीं से साफ कर लेते हैं और मैं क्वेश्चन लिखता हूँ और आइए सीखते हैं। 2-4 क्वेश्चन करेंगे, आप सीख लीजिएगा कैसे करना है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके मुझे 867 और 255 का मुझे HCF निकालना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका A, ये हो गया B, इस तरीके से। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? यूक्लिड, याद रखिएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूज हमको इसी का करना है। ठीक है, लेकिन जो पूरा प्रोसेस होगा वो विभाजन एल्गोरिथम होगा क्योंकि कई चरण में करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? चरण 1 लिखेंगे, चरण 1 लिखेंगे, चरण 1 ऐसे लिख देंगे और हम लिखेंगे 867 को हम लिखेंगे किस फॉर्मेट में लिखेंगे? 255 से हम इसमें भाग लगाएंगे, 255 से भाग लगाएंगे 867 में। तो ये कितना बार जाएगा? देखिए 266 और 565, यानी 3 मरतबे ये लग जाएगा। तो 3 मरतबे जब हम इसको लगाएंगे तो ये आएगा आपको 5×15, 5×15, 1 16 और 2×6 765 आएगा। ठीक है, 765। रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा? 7 से 5 जाएगा 2, 6 से हो गया 0, 8 से 102 हमारा रिमाइंडर बच गया, यानी 3 मरतबे और रिमाइंडर हमारा बचा 102। आप देख रहे हैं कि जब हमने चरण 1 किया तो हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया, 0 आएगा तो HCF फाइंड हो जाएगा, 0 नहीं आया तो फिर एक चरण, दूसरे चरण में चलेंगे, चरण 2 की तरफ आगे बढ़ेंगे। ऐसे ही आपको भी कॉपी में लिखना है और बनाना है सब कुछ। अब हम क्या करेंगे? इस 255 को यहाँ पर रखेंगे, हम रख दिए, 255 यहाँ रख दिए, इक्वल टू करेंगे। अब 102 से हमको डिवाइड करना है, किससे? 102 से, यानी यहाँ जो रहेगा उसको यहाँ रख देंगे और जो शेष यहाँ रहेगा उसको यहाँ। अब 102 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 102 से करेंगे तो ये कितना बार जाएगा? 2 बार। ठीक है, 102 दूना होगा 204 और 204 हो जाएगा तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या बचेगा? 51। अब हम देख रहे हैं कि चरण 2 में भी अब चाहे तो यहाँ पर इस चीज को भाग करके भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर 255 लिख लेंगे और यहाँ पर आप 102 लिख लेंगे, और आप कॉपी में भी कर सकते हैं, जहाँ क्वेश्चन बनाएंगे वहां भी भाग दे सकते हैं। 102 दूना क्या हो जाएगा? 204 हो जाएगा और 51 शेष बच जाएगा। तो आप चाहेंगे तो भाग देकर भी लिख सकते, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, आप देख लीजिए अभी भी मेरा रिमाइंडर 0 नहीं आया। तो अब हम चलेंगे किसके तरफ? चरण 3 की तरफ, चरण 3 में चलते हैं। फिर अब 102 को हम कहाँ रखेंगे? तो 1 की जगह पर 102 हमने रख दिया, इक्वल करेंगे और 51 से हम डिवाइड करेंगे। तो 51 से जब करने जाएंगे तो 51 को 2 से जब गुना करेंगे तो 51 दूना 102 हो जाएगा, रिमाइंडर हमारा क्या बच जाएगा? 0। ठीक है, अब इसको भाग करके भी बगल में दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जैसे ही हमारा आ गया, चूंकि r बराबर क्या आ गया? 0 लिखेंगे, चूंकि
r बराबर क्या आ गया 0। अतः जैसे अब अतः HCF इक्वल टू क्या हो जाएगा 51। तो HCF इसका कितना आएगा 51 आएगा, ठीक है, याद रखिएगा। HCF कितना आ गया इसका 52। जैसे ही आपका HCF r बराबर 0 आ गया, आप लिखेंगे क्वेश्चन जब भी बनाएंगे तो आप लिखेंगे चूंकि r बराबर 0 अतः HCF इक्वल टू क्या हो गया 51, ठीक है 51। तो ये आपका HCF फाइंड हो गया। तो यही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके इस तरीके से हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन हम आगे और चैप्टर में बनाएंगे, जो चैप्टर 1.1 प्रश्नावली सॉल्व करेंगे उसमें और अच्छे से हम क्वेश्चन को बनाएंगे और समझेंगे। जितनी सारी जो इसमें था, जितने सारे प्रमेय था, हमको जो फॉर्मूला वगैरह पढ़ना था हमने इसमें पढ़ा है, और 2-4 पॉइंट है इसके बारे में, हम उसको भी साथ समझते हैं। एक बात आपको नोटिस यहाँ पे करना है, ठीक है, कि देखिए जो HCF 255 और 102 का आएगा, याद रखिएगा, वही HCF 867 और 55 का आएगा, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। जैसे 102 और 51 का HCF 51 आएगा, तो 51 और 0 का HCF भी 51 आएगा, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। कुछ इससे जुड़ी फैक्ट्स है जो आपको सीखना है। क्या क्या फैक्ट सीखना है जरा हम इसके बारे में आपको बताते हैं। मान लीजिए अगर दो संख्या है A और B, ठीक है, तो इसके मौसों अगर निकालना है, A और B का मौसों निकालना है, तो उसको हम संकेत के रूप में कैसे लिख सकते हैं, HCF लिखेंगे और पोस्ट में A, B लिखेंगे। मतलब A और B का HCF को हम ऐसे लिख सकते हैं, HCF पोस्ट में ब्रैकेट में A, B। ये इसको डिनोट करने का तरीका है, ठीक है। दूसरा है कि अगर आप A इक्वल टू, अगर कोई भी चीज A इक्वल टू BQ प्लस R के फॉर्म में है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, VBI है एग्जाम में के लिए, ये याद रखिएगा। A बराबर BQ प्लस R है, तो जो HCF इस A और B का होगा, जो HCF A और B का होगा, वही HCF B और R का होगा। यानी HCF ऑफ AB बराबर होगा HCF ऑफ B और R। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है, ये बात आपको याद रखना है कि अगर A बराबर BQ प्लस R के फॉर्म में है, तो जो HCF A और B का होगा, वही HCF B और R का होगा। ये हमेशा इक्वल होगा, हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। ये बात आपको याद रखना है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने एग्जांपल लेता हूं कि 102 है और 51 है, ठीक, 102 है और 51 है, तो मैंने A बराबर BQ प्लस R के फॉर्म में मैं इसको चेंज करूं, तो A की वैल्यू A की जगह पे मैं डाल देता हूं 102 और B की जगह पे 51 गुना 2 बराबर क्या आ जाएगा 0। तो जब भी आपको कि देखिए 51 से 102 कटता है, तो इसका मतलब 102 ही इसका क्या, सॉरी 51 ही इसका HCF होगा, क्योंकि 102 51 से कटेगा और 51 खुद 51 से कटेगा, तो 51 और 0 का भी HCF क्या होगा, 51 होगा। याद रखिएगा आप कि अगर आपको HCF निकालना हो किसका, कि अगर कोई संख्या हो m, कुछ भी 1 2 10 और एक 0 हो, तो हमेशा इसका HCF जो होता है, जो यहाँ पर संख्या रहता है, वही होता है। जैसे आपको कोई पूछ दे कि 3 और 0 का HCF क्या होगा बच्चों, तो हम कहेंगे 3 होगा। क्या होगा, 3। अगर आपसे कोई पूछे 5 और 0 का HCF क्या होगा बच्चों, तो आप कहना 5 होगा, ठीक है। किसी भी संख्या का और 0 का HCF वही संख्या होता है, तो ये भी बात आपको याद रखना है। दूसरा बात मैंने क्या सीखा कि अगर A बराबर BQ प्लस R के फॉर्म में है, तो जो HCF A और B का होगा, वही HCF B और R का होगा। आप अपने मन से भी क्वेश्चन बना करके और चेक कर सकते हैं A और B का HCF निकाल करके और B और R का HCF निकाल करके होता है या नहीं होता है। अब याद रखिएगा कि कुछ और बातें इसमें ये है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका विभाजन एल्गोरिथम से भिन्न है। याद रखिएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो है वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से भिन्न है, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है एक विधि है, एक प्रोसीजर है HCF निकालने का, चरण बाय चरण, चरण 1, चरण 2, चरण 3, विभाजन एल्गोरिथम। हाँ, लेकिन वो काम करेगा किसके आधार पे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के आधार पे, ठीक है। जबकि विभाजन प्रमेयिका जो है, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है वो एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, प्रोसीजर है HCF निकालने का। और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो है वह किसी दो धनात्मक पूर्णांक का दूसरे धनात्मक पूर्णांक से विभाज्यता के बारे में एक कथन है। यानी दो धनात्मक पूर्णांक है,
तो एक धनात्मक पूर्णांक को दूसरे धनात्मक पूर्णांक को उसके विभाजित के रूप में कैसे चेंज कर सकते हैं उसके बारे में प्रमेय बताता है और एल्गोरिथम एचसीएफ निकालने का तरीका देता है। ठीक है। और दूसरी बात याद रखिएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो है वो बिल्कुल एल्गोरिथम जो है सिर्फ धनात्मक पूर्णांक के लिए परिभाषित है। यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है, जब अभी आपने देखा है जिसके माध्यम से हमने एचसीएफ निकाला है, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से जो हमने एचसीएफ निकाला है वो सिर्फ क्या है कि धनात्मक पूर्णांक के लिए ही परिभाषित है, यानी धनात्मक पूर्णांक ही चाहिए, किंतु इसका विस्तार b बराबर 0 यानी b बराबर 0 नहीं होना चाहिए। उस 0 के अलावा अन्य सभी पूर्णांक के लिए किया जा सकता है, यानी माइनस के लिए भी किया जा सकता है, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है। हमें अपने सिलेबस में सिर्फ धनात्मक पूर्णांक, मतलब माइनस वाला संख्या नहीं, 0 नहीं, धनात्मक संख्या के लिए हमने बात किया और धनात्मक संख्या के बारे में हमको पढ़ना है तो सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। और दूसरी बात आप याद रखिएगा, दो और पॉइंट, कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम इतने अंतर्निहित है, मतलब इतने दूसरे क्लोज है कि लोगों को अंतर पता नहीं चलता है। तो आप गौर से जरा उसको पढ़िएगा। और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या एल्गोरिथम को केवल धनात्मक पूर्णांक के लिए ही लिखा गया है और आपके जो क्लास में जो सिलेबस है उसमें धनात्मक पूर्णांक के लिए हमको पढ़ना है। खाली b बराबर 0 को छोड़ करके, यानी a और b दो संख्या होता है तो b बराबर 0 नहीं, क्योंकि 0 से किसी चीज में भाग लगाएंगे तो अपरिभाषित हो जाता है, 0 से हम भाग नहीं लगा सकते, तो b बराबर 0 को छोड़ करके अन्य सभी पूर्णांक के लिए इसे बनाया जा सकता है, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो आई होप आज का ये सभी सेशन आपको समझ में आया होगा। हमने क्या क्या पढ़ा है आज एक एक करके हम आपको दिखा सकते हैं। हमने एचसीएफ पढ़ा है, हमने एल्गोरिथम के बारे में पढ़ा है, हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ा है और इस पे कैसे हम एचसीएफ निकालेंगे हम वो भी पढ़ा है। एचसीएफ क्या चीज होता है वो भी मैंने आपको सिखाया है। उसके बाद यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में पढ़ा है हम, उसके बाद हमने ये प्रमेयिका के बारे में जाना है। फिर हमने सबसे पहले अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के बारे में जाना है। तो ये सारे सभी प्रमेयिका या जितने सारे कॉन्सेप्ट है ये प्रश्नावली 1.1 के लिए सफिशिएंट है, आप प्रश्नावली 1.1 सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी तरीके से मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक, अपना प्यार स्नेह देते रहिए, कमेंट करके बताते रहिए कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।